हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 11 जिसका नाम है वित्तीय संसाधन जुटाना। यहाँ पे हम बात करेंगे। एक सवाल मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि भाई पैसा कहाँ से आएगा। तो ये सभी उसी के ऊपर है जो भी हम काम करते हैं। मतलब नॉर्मल लाइफ में भी अगर आप कुछ भी कर रहे हो, आपको कुछ नया खरीदना है, कुछ करना है, बाहर जाने के लिए भी, घर से बाहर निकलने के लिए भी आपको पैसे चाहिए होते हैं ना। जो भी आप जाते हो, ऑटो से जाओगे, मेट्रो से जाओगे, ट्रेन से जाओगे, तो उसके लिए भी आपको पैसे लगेंगे। तो ये उसी के ऊपर है कि भाई जब भी हम कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं तो उसके लिए जो पैसा है वो कहाँ से आएगा, क्या क्या रिसोर्सेज आपके पास होने चाहिए या हो सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि भाई इम्पोर्टेंट कितना है पैसा। तो देखो आप यहाँ पे बेसिकली जो स्टार्ट यहाँ से ही हो रहा है, वो पीछे आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दिया हुआ है, उसको हम नहीं पढ़ेंगे। यहाँ से शुरू होगा आपका चैप्टर। तो ये आपको बताएगा जो भी आपका स्टार्टअप है वो पैसा मांगता है, राइट। देखो आपको शुरू करना है कोई भी बिजनेस। फॉर एग्जांपल मैं आपको हमेशा से एक छोटा सा एग्जांपल देता हुआ आया हूँ। कोई भी चाय का ठेला, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे कि आपको खोलना है, तो उसके लिए आपको एक ठेला चाहिए ना। वो आपको कहाँ से खरीदोगे? पैसों से खरीदोगे उसको, ठीक है। दुकान पे जाओगे, उसको परचेज करोगे। उसके बाद सामान जो लगेगा आपका, जो आपका रॉ मटेरियल होगा यानी कि कच्चा माल, जैसे कि चाय पत्ती, चीनी, अदरक, जो मसाले होते हैं चाय में डलने वाले, वो सब उसके अंदर आएंगे। एक पतीली होगी, एक गैस चूल्हा होगा, वो सभी सामान आपको चाहिए एटलीस्ट। और कप वगैरह भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। वो इतने महंगे नहीं आते हैं, फिर भी आपको उसको भी ऐड करना पड़ेगा कि भाई ये भी इसके अंदर आपका आएगा। और ये सभी आपकी जो इम्पोर्टेंट है, ये किससे आएगा? ये पैसों से आएगा, है ना। इसलिए इम्पोर्टेंट है पैसा कि हमें जो भी चीज़ें हमें शुरू करनी है उसका एक मतलब रेट फिक्स होता है कि भाई ये इसके लिए इतने लगेंगे, आप दे सकते हो। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको समझते हैं। और यहाँ पे आपको दो तरीके बता रखे हैं पैसों को समझने के लिए, ठीक है। दो तरीके की आपके पास कैपिटल होनी चाहिए। पहला एक कैपिटल बता रहा है फिक्स कैपिटल, ठीक है। इसको हम अचल पूंजी कहते हैं, यानी कि जो फिक्स होती है। फिक्स किसके लिए? भूमि खरीदने के लिए, ठीक है, भवन निर्माण के लिए, और जो आपके गैजेट्स वगैरह होते हैं, मशीनरी होती है, उनको खरीदने के लिए ये पैसा आपको इकट्ठा करना होता है, क्योंकि ये बल्क में जाता है। यानी कि इसके लिए आपको लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं पहले, तब आता है ये। इसलिए इसको फिक्स कैपिटल बोल रहे हैं, फिक्स कैपिटल बोल रहे हैं। दूसरे बार में आ रहा है आपका कार्यशील कैपिट पूंजी, यानी कि वर्किंग कैपिटल कह रहा है। ये वो कैपिटल होता है जो कि आपकी एक रोज, यानी कि डेली जो यूज़ होने वाला पैसा है, उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको शुरू करनी है, कोई भी शॉप शुरू कर दिया आपने, तो वहाँ पे आपको जैसे कि डिलीवरी वाला काम आपने शुरू किया है, चाय के अंदर आपने सोचा कि डिलीवरी करेंगे, तो वहाँ पे आपको उसके लिए पैसा वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको रोज़ जो है शायद कप खरीदने पड़ सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे आपको शायद रोज़ पेट्रोल के लिए पैसा लाना पड़ सकता है। देखो इसको समझने का और एक और तरीका ये भी है कि आपकी फैमिली में आप अगर कमा नहीं रहे हो, तो आपके फादर या मदर में से कोई एक कमा रहा होगा। उनको पता है कि किसका मतलब क्या होता है। एक फिक्स यानी कि वो पैसा जो कि आपके बैंक में रखा हुआ है या फिर आपके घर में किसी जगह सेफ रखा हुआ है, ठीक है, तिजोरी वगैरह में जो रखते हैं, वो होता है, वो उसको हम फिक्स कैपिटा बोलते हैं। एक होता है वर्किंग कैपिटा, इसको वो कहते हैं जैसे कि जेब में पैसा होता है ना हमारे, जो यूज़ के लिए होता है कि भाई सब्जी खरीदनी है, ठीक है, सब्जी खरीदनी है, कभी कभी बीच में चाय पत्ती खत्म हो जाती है तो वो भी खरीदनी पड़ती है, चीनी खत्म हो जाती है तो वो खरीदनी पड़ती है, कभी कभी राशन में भी आता है, पर कभी कभी वो बीच में ख़त्म हो जाती है, तो इसलिए उसको भी हमें परचेस करना पड़ता है। तो ये एक तरीके से वर्किंग कैपिटल के अंदर आता है कि भाई कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, उसके लिए पेट्रोल लगता है, ठीक है। पेट्रोल के अलावा गाड़ी कभी भी ख़राब हो सकती है, पंचर हो सकता है, तो उसके लिए जो है आपके पास पैसा होता है अवेलेबल। आप बाहर निकलते हो तो आपको पैसा ज़रूरत पड़ता है, घर में भी चाहिए होता है, बिजली का बिल आएगा अगर आप घर पर रहते हो तो, ठीक है। तो वो एक वर्किंग कैपिटल है, यानी कि वो रोज़ यूज़ होने वाला पैसा है आपके पास। तो ये हो गया हमारा दो तरीके के पैसे हो गए कि भाई एक तो हो गया फिक्स कैपिटल, जो कि हमें बहुत ज़्यादा मतलब समय के साथ हम बहुत सारा पैसा जमा कर लेते हैं, उसके बाद उसको इन्वेस्ट करते हैं ज़मीन खरीदने के लिए, कोई भी सामान खरीदने के लिए। ऐसा ही बिजनेस के अंदर भी होता है, ऐसा ही नॉर्मल लाइफ में भी होता है आपका, ठीक है, नॉर्मल ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। वित्त के स्रोत पूछ रहा है, बता रहा है मतलब कि क्या क्या हो सकते हैं, कि भाई आप कहाँ कहाँ से पैसा जमा कर सकते हो, यानी कि कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है, ये उसके बारे में है। सबसे पहले ये आपको बताएगा अवधि के आधार पे, यानी कि टाइम ड्यूरेशन के बारे में बताएगा कि भाई एक टाइम होता है पैसों का। आप किसी बैंक में जाते हो तो आपको लोन देता है वो बैंक वाला कि भाई मुझे 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो आपको आपकी सिविल स्कोर वगैरह देखने के बाद वो लोन दे देगा आपको। चलो ठीक है, अच्छा है आपका सिविल स्कोर, आपको लोन मिल गया।
लोन मिलने के बाद आपका वो जो है एक ड्यूरेशन तय करता है कि भाई आपको ये लोन जो है 1 साल के अंदर वापस करना है। तो उसकी किस्त बनाता है वो कि भाई जो भी बनेगा 1 लाख के हिसाब से 1 साल के अंदर 8,000 9,000 जो भी किस्त बनती है ब्याज लगा के वो आपको पे करनी पड़ती है उसमें, ठीक है। तो उसको हम टाइम कहते हैं कि भाई 1 साल के अंदर आप पैसा पे कर रहे हो, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, उससे भी ज़्यादा, उसको हम टाइम ड्यूरेशन कहते हैं। इसी तरीके से बिजनेस में भी होता है, ठीक है। बिजनेस में क्या होता है कि भाई एक तो होता है अल्पकालिक स्रोत, ठीक है, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए आप कहीं से पैसा उधार ले लेते हो, बैंक से मांग चलते हैं। बैंक अभी यहाँ पे और भी चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं आपको सिर्फ बैंक बता रहा हूँ अभी। बैंक से आपने पैसा ले लिया 1 लाख रुपए, आपने बोल दिया कि भाई 1 साल के अंदर मैं ये पैसा वापस दे दूंगा, ठीक है। वो किस्त बना देगा आपकी कि भाई एक एक साल के अंदर जो है, एक एक महीने के अंदर आपको एक किस्त पे करनी है इतनी इतनी, ठीक है। आपने पे कर दी, ये हो गया आपका अल्पकालिक, यानी कि 1 साल या उससे अंदर के लिए, ठीक है। 1 साल से ऊपर नहीं जाएगा अभी भी, ये 1 साल के अंदर ही रहता है। अब बैंक के अलावा आपको कौन कौन लोन दे सकता है इस तरीके के, तो ये ट्रेड क्रेडिट होते हैं, ये भी दे देते हैं आपको, व्यापार उधार होते हैं। ये क्या होता है कि एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को हेल्प करता है, ठीक है। तो ये उस तरीके से होता है। बैंक में क्या होता है कि भाई वही बैंक जो हम नॉर्मल जिसकी हम बात करते हैं। उसके बाद ये वाणिज्यिक पेपर होते हैं। वाणिज्यिक पेपर में बेसिकली क्या होता है कि ये एक तरीके से डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपकी कंपनी को मिला होता है गवर्नमेंट के द्वारा या किसी भी रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन के द्वारा आपको दिया जाता है, यानी कि आपकी रेटिंग के अकॉर्डिंग। हम जाते हैं ना 5 स्टार होटल होते हैं, तो वो स्टार जो होते हैं ना वही ये कॉमर्शियल पेपर होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो रेपुटेशन है मार्केट में वो कैसी है, आपका जो एक तरीके से मार्केट वैल्यू है वो क्या है, ठीक है। आप कितना सेल करते हो, जो सामान जो आप बनाते हो कितना सेल करते हो, सर्विस कितनी सेल करते हो, उसके अकॉर्डिंग ही आपको मिलता है वाणिज्यिक पेपर। तो इसके द्वारा भी आप जो है पैसे ले सकते हो, ठीक है। उसके अलावा फैक्टरिंग करके भी ले सकते हो। इसके बारे में मुझे इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं है। फैक्टरिंग मतलब एक तरीके से हो सकता है कि आप एक तरीके से हम जैसे कि हम ईमेल ईएमआई पे कुछ परचेज करते हैं ना सामान, जैसे कि आपने घर में बैठे बैठे ईएमआई पे फ़ोन पे आपके पास लिमिट आई हुई है आपके क्रेडिट कार्ड पे या आपके डेबिट कार्ड पे। अब डेबिट कार्ड पे भी क्रेडिट कार्ड वाले जो फीचर्स है वो भी मिलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी यूज़ कर लेते हैं। मैं तो उसमें ही कभी कभी जो है कर लेता हूँ। उसमें क्या होता है कि आप मोबाइल में ही ईएमआई बना सकते हो अपनी, जैसे कि अमेजोन फ्लिपकार्ट से कुछ भी परचेज़ करना है आपको डिवाइस, तो उसकी ईएमआई बन जाती है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि हमें ना डायरेक्ट कंपनी पैसा नहीं दे रही है, पैसा दे रही है कंपनी वालों को जिसका हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ठीक है। वो प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, अगर हमने पेमेंट नहीं की तो वो प्रोडक्ट वापस ले जाएंगे, ठीक है, या फिर हमारा सिविल स्कोर है वो भी ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से फैक्टरिंग होती है, यानी कि डायरेक्ट बैंक हमें पैसा नहीं देता, इसमें बैंक नहीं देता, बल्कि बैंक को पैसा मतलब कि जो कंपनी को बैंक पैसा देती है, ठीक है। इस तरीके से ये जो फैक्टरिंग वाला सिस्टम में चलता है। देखो मैं इकोनॉमी का स्टूडेंट नहीं हूँ तो इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत होती है इन सब चीज़ों में, पर कोई बात नहीं, सीखते सीखते सीखेंगे। मध्यकालीन स्रोत एक होता है मीडियम, ठीक है। ये मीडियम मतलब इसमें आपको 2 साल 3 साल या फिर 4 साल और 5 साल भी कभी कभी देखने को मिलता है, यानी कि इसके अंदर 5 साल से अंदर अंदर, यानी कि माइनस में आप देखोगे। तो इसमें क्या होता है कि आपको इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए लोन मिलता है, ठीक है। तो 1 साल से ऊपर और 5 साल से कम के अंदर अंदर इसमें आपको ये सारी चीज़ें जो है संस्थाएं जो हैं ये आपको प्रोवाइड कराती है लोन। तो एक बार एक होता है हमारा सबसे बड़ा वाला, ये होता है लगभग 5 साल, ठीक है, या उससे भी ज़्यादा, यानी कि प्लस, ठीक है। 5 साल से भी ज़्यादा का ये जो है आपको देखने को मिलता है, 5 साल या उससे ज़्यादा का। जो बड़ी बड़ी करोड़ों में जो कंपनियां लेती हैं ना लोन, तो उसके लिए ये आप यूज़ करने को देखने को मिलता है। उसके अलावा इसके लिए भी जो है बहुत सारे संस्थाएं हैं, बैंक है जो इनको लोन प्रोवाइड कराते हैं। अब आता है स्वामित्व के आधार पे, इसको मैं पहले इरेज कर लेता हूँ। स्वामित्व के आधार पे पहले हमने पढ़ लिया कि भाई टाइम ड्यूरेशन होता है, और दूसरा हमने देखा कि भाई ये स्वामित्व के आधार पे भी कुछ होता है। स्वामित्व यानी कि बिजनेस ऑनर्स या ऑनर्स बिजनेस कुछ करके इस तरीके से इसको बोलते हैं। इसमें दो तरीके की चीज़ देखी जाती है। पहला हो रहा है स्वामी का निधियाँ, स्वामी की निधियाँ एक तरह से बोल रहा है इसको, मतलब कि ऑनर्स फंड भी कहते हैं। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि एक जैसे कि फंडिंग मार्केट नहीं होती, जैसे कि म्यूचुअल फंड है, इस तरीके के जो मार्केट्स होते हैं, जैसे कि हम ट्रेडिंग वगैरह भी करते हैं कि इसमें पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं और फिर वो पैसा जो है हमें वापस मिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि किसी ऑनर ने 10 लाख रुपए लगाए हैं किसी भी कंपनी पे और म्यूचुअल फंड में जमा किए हैं, और वो 10 साल बाद 10 करोड़ रुपए, सॉरी 1 करोड़ रुपए हो गए हैं।
तो वो 1 करोड़ रुपए उसके बिजनेस के लिए उसने सोच लिया कि अब मैं 1 करोड़ का यूज़ अपने बिजनेस के लिए करूँगा। ठीक है, तो ये भी एक स्रोत हो सकता है कि भैया आप कहीं इन्वेस्ट कर दो और इन्वेस्ट का जो पैसा वापस आएगा उससे आप अपना जो है कंपनी शुरू कर सकते हो, नहीं ठीक है, अपने लिए। तो ये भी हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा एक होता है अधिकृत निधियाँ, बोरोड फंड। ये रहा, इसका मतलब होता है एक तरीके से लोन लेना। जैसा कि हम बैंक से लेते हैं वैसे ही किसी दूसरे व्यापारी से हम, जैसे कि मैंने किसी दोस्त ने मेरे पैसे लगाए हैं 10 लाख रुपए, उसका 1 करोड़ रुपए हो गया, तो उससे मैंने लोन के रूप में उस पैसे को ले लिया कि भाई तू ब्याज ले लियो, मुझे ये पैसे दे दे, मुझे लोन जो है बिजनेस शुरू करना है। तो ये भी जो है एक तरीका हो सकता है कि आपको जो है पैसे इकट्ठे करने हैं, तो आप पैसे भी कर सकते हो। उसके अलावा नीतियों के सर्जन के स्रोत के आधार पे इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक आपके पास पहले से ही कंपनी है, आपने खोल रखी है, कोई भी बड़ी है छोटी कंपनी डजेंट मैटर, पर उसकी अर्निंग बहुत अच्छी है। उसकी वजह से आपने जो पैसे हैं इन्वेस्ट मतलब कि वो पहले से ही जमा कर रखे हैं, काफ़ी मतलब अच्छा मोटा खासा जो है आपने पैसा जमा कर रखा है अपने पास, तो उससे भी आप जो है पैसा जमा करके उसका उस पैसे को किसी और बिजनेस में लगा सकते हो। जैसे कि और पहली कंपनी जो थी, जैसे कि आप मैंने सुना है अभी कि जो नोकिया है ना, नोकिया, अभी आपने नाम नहीं सुन रहा होगा इसका, बहुत पुरानी हो गई है। तो सबसे पहले जो नोकिया थी ये पहले टिश्यू पेपर का काम करती थी। टिश्यू पेपर जो होते हैं या फिर जो टॉयलेट पेपर होते हैं ना, उनको वो बनाने का काम करती थी शुरुआत में। उसके बाद जो है मोबाइल फ़ोन्स वगैरह ही बनाने लगी। वैसे ही सैमसंग कंपनी भी थी, सैमसंग कंपनी का एक स्टोर था ग्रोसरी का। पहले वो स्टोर जो था ग्रोसरी का वो बेचते थे सामान वगैरह, घर का जो मतलब राशन वगैरह होता है उसका। बाद में आप सैमसंग का नाम आज सुनते ही हो। तो ये क्या है, ये ऐसा भी होता है कि उसने जो है छोटे से शुरू करा, उसके बाद उसको बड़े तक लेके चला गया। उस कंपनी उस पैसे का यूज़ उसने किसी और काम में कर लिया, इनोवेशन, क्योंकि आपको अपग्रेडेशन तो लाना ज़रूरी है ना। किसी भी काम को आप शुरू करते हो तो उसको आपको अंत तक लेके जाना है। ज़रूरी नहीं है कि आपका शायद वो काम चल जाए। ठीक है, जैसे कि ग्रोसरी का काम है, जैसे सैमसंग ने शुरू किया शायद ना चल रहा हो, पर उसने जो अर्निंग की थी उस पैसों से, उस काम से, उस पैसों का यूज़ उसने किसी और काम में किया, इलेक्ट्रिकल सामान में किया, जो कि आज सक्सेसफुल है। ठीक है, सैमसंग कंपनी को सब लोग जानते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल हो सकता है। इसको हम कहते हैं आंतरिक स्रोत। इसके अलावा बाह्य स्रोत भी हो सकते हैं इसी के अंदर भी। जैसे कि कंपनी का नाम यूज़ करके हम किसी और बैंक वगैरह से लोन ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है कि भाई हमारी, हम बता दें कि भाई हमारी पहले भी कंपनी है, इस कंपनी का टर्नओवर इतना है। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट वगैरह मांगते हैं वो बैंक में, तो आप दिखा सकते हो, जिससे कि आपको आसानी से लोन मिल सकता है कुछ कोई और कंपनी स्टार्ट करने के लिए। ये भी हो सकता है। ठीक है जी। उसके अलावा और भी हो सकते हैं वित्तीय स्रोत के लिए, ये और आपके लिए लिखे हुए हैं इन्वेस्टर्स वगैरह, एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट, क्राउड फंडिंग और डिफरेंट इनकम। इनको आपको इतना ध्यान से पढ़ने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं वित्त के विभिन्न स्रोतों का विवरण के बारे में। तो इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में आपको विवरण मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, विवरण के बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे। अभी हम छोटी मोटी बात कर लिए कि भाई कैसे कैसे होता है, वो सभी हमने पहले पढ़ रखा है। जैसे कि व्यापारिक उधार, ये मैंने बता दिया था आपको कि ऐसी इसमें क्या होता है कि हम, जैसे कि कोई मेरा दोस्त व्यापारी है, तो उसका कुछ पैसा मैंने ले लिया कि भाई मुझे 1 करोड़ रुपए दे दे, मुझे कुछ नया बिजनेस शुरू करना है, तो उसने मुझे हेल्प के लिए वो पैसे दे दिए और मैंने उसको लगा दिया और मेरा जो है प्रॉफिट हो गया या फिर मेरा लॉस हो गया, उसके अकॉर्डिंग ये आता है। यानी कि एक तरीके से एक व्यापारी द्वारा किसी दूसरे व्यापारी की मदद करना, इसको कहते हैं व्यापार ट्रेड। ठीक है, उसके बाद इसमें एक आता है फैक्टरिंग, ये भी मैंने आपको बता दिया था। फैक्टरिंग में बेसिकली क्या होता है कि आ, इसको कहीं जगह मिल जाए तो मैं आपको समझाऊं तरीके से। अब देखो ये बैंक है, ठीक है, इसको बी मतलब बैंक मान लो, ये बैंक हो गया, ये आप हो गए। ठीक है, ये ए मतलब आप हो गया, ये बी मतलब बैंक हो गया। इसके बीच में एक व्यक्ति है जिसको हम कह रहे हैं डिबेचर, या सॉरी इसको हम कह रहे हैं फैक्टर। ठीक है, ये फैक्टर वो कंपनी है जिसके पास प्रोडक्ट है जो आपको खरीदना है, कच्चा माल। ठीक है, आपको खरीदना है इससे, पर जो पैसे देगा वो बैंक देगा, आपके पास पैसे तो है नहीं। तो आप बैंक से कहोगे कि भाई जो है मुझे वो सामान दे दो और मैं आपको
किस्तों में वापस कर दूंगा। ये जो प्रोडक्ट आप खरीदोगे, ये बेसिकली एक तरीके से फर्म होती है, कंपनी होती है जो कि आपको प्रोडक्ट सेल कर देती है, और जो पैसा होता है वो बैंक से ले लेती है उस समय। ठीक है, बैंक से ले लेगी उस समय, फिर आप बैंक को वो पैसा वापस चुकाओगे, जैसे कि हम ईएमआई में करते हैं, सेम वैसे ही, राइट। तो ये इस तरीके से काम करता है फैक्टरिंग। क्योंकि जब हमारे पास पैसा नहीं होता तो हम लोन पे कोई भी सामान खरीदते हैं ना, फिर बाद में उसको जो है किस्तों में चुका देते हैं। इसी तरीके से फैक्टरिंग भी होता है। उसके बाद वाणिज्यिक पत्र, कमर्शियल पेपर, मैंने आपको बताया था कि एक तरीके से कमर्शियल पेपर का मतलब वही होता है, यानी कि आपकी जो एक तरीके से कंपनी मार्केट में जो वैल्यू है आपकी कंपनी की, जो पहले से आपके पास कंपनी कोई भी होगी पुरानी, आप जिसको बंद करना चाह रहे हो या फिर वो आपको चालू करनी रखनी है, लेकिन इसके अलावा आपको कुछ और काम भी करना है, तो उस सिचुएशन में आप उस कंपनी की जो एक पेपर्स होते हैं, कमर्शियल पेपर होता है, उसका आप यूज़ कर सकते हो उनको पैसे लेने के लिए बैंक से या किसी और फर्म से। ठीक है, फर्म से मेरा मतलब है किसी और संस्था से, जिससे भी आपका मन करे कि भाई ये आप गिरवी रख लो और मुझे इतना पैसा दे दो, इस तरीके से। उसके बाद आता है डिबेचर। डिबेचर में डिबेचर में क्या होता है, डिबेचर में एक मिनट में आपको बता देता हूँ अभी हर कुछ। हाँ, डिबेचर का मतलब होता है लोन लेना। ठीक है, और उस लोन को ब्याज के साथ वापस करना, जो हम नॉर्मली करते ही हैं, ये तो सबको पता ही है। डिबेचर एक नया शब्द निकल के आया है यहाँ पे। एक होता है वित्त के व्यक्तिगत स्रोत। व्यक्तिगत स्रोत में क्या होता है कि पर्सनल वित्त इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उद्यमी अपनी खुद की निधि का प्रयोग कर पाता है। यह इन्वेस्ट व्यक्ति द्वारा ही किया जाता है, यानी कि अपनी जेब से पैसा लगाना, बेसिकली यही होता है। आपके पास पैसा है, आपने उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, होते हैं किस किसी के पास आ जाते हैं पैसे जमा कर लिए या उसने, ठीक है, बैंक में या कहीं पे अपने घर में, तो उस पैसे का वो यूज़ कर रहा है, सीधी सी बात है। ठीक है, इसको ही कहते हैं व्यक्तिगत स्रोत। आपके पास पैसा था, आपने उसको इन्वेस्ट कर लिया। उसके बाद और देख लेते हैं इसमें और कुछ भी है कि नहीं है। बाकी वही समझा रहा है ये अभी आपको, सीधा दो। मित्र और रिश्तेदार, सॉरी 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 सॉरी, मित्र और रिश्तेदार ये भी हो सकते हैं कि आप किसी फ्रेंड से या किसी दोस्तों से या किसी रिश्तेदारों से पैसे ले सकते हो। अगर उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, डींगे हाँकते हैं कि भाई इतना पैसा है, जब मुझे ले लो, तो उनसे आप पैसे ले सकते हो कि भाई मैं आपको वापस कर दूंगा। पर वो ताने बहुत मारते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। वित्तीय संस्थान ये भी हो सकते हैं कि भाई किसी भी आप संस्थान से पैसे ले सकते हो। इसके बारे में आप और पढ़ लेना डिटेल में। इसके मेरे को बस आपको बताना था कि भाई इसको समझना कैसे है। वाणिज्यिक बैंक, जो कमर्शियल बैंक होते हैं, ये भी आपको पैसा दे देते हैं। ठीक है, इसके अलावा सार्वजनिक जनधन, पब्लिक डिपॉजिट्स जो होते हैं, वो भी आपके काम में आ सकते हैं। इनके बारे में आपको नहीं बताऊंगा सही से। ठीक है, ये आप खुद पढ़ लेना इसके बारे में, अगर समझ में आ जाए आपको, अदरवाइज आप लीव कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको बस एक छोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ। वैसे यहाँ से सवाल नहीं बनते हैं, मैंने अभी तक देखे हैं जब तक, मतलब जो भी मैंने क्वेश्चन पेपर खंगाले हैं अभी तक मैंने सॉल्व कराए हैं, उनमें मेरे को नहीं मिला है। राइट, पट्टा वेतन, लीज फाइनेंशियल, ये भी हो सकता है। लीज पे आपने जो है ज़मीन दे रखी है, उसका पैसा मिल गया आपको, उससे भी कर सकते हो आप। एंजल निवेशक, इन्वेस्टर्स जो होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स, और उद्यम पूंजीपति, तो बहुत सारे लोग हैं यार यहाँ पे। ठीक है, जो आपको पैसा दे देंगे, लेकिन जब लेने की बारी आएगी तो आपका खून चूस लेंगे ये लोग। ठीक है, पैसे तो मिल जाएंगे आपको आसानी से, लेकिन देने की बारी पे आपकी हवा ख़राब हो जाएगी। राइट, तो कोशिश करनी चाहिए हमें कि यार हमारे पास जो हमारी पूंजी है, फिक्स कैपिटल है, उसका ही हमें यूज़ करना चाहिए। राइट, जो हमारे पास बैंक में जमा कर रखी है हमने, जो अपने घर में अपने पास रख रखी है, सेविंग करना सीखो। राइट, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सेविंग करोगे तो शायद छोटे मोटे आप जितने भी आपके पास पैसे हैं, उसी के से आप जो है अपने बिजनेस को डबल करो। ठीक है, आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे 4 से 5 लाख रुपए हैं। ठीक है, पैसा अभी लिक्विड में पड़ा हुआ है कि भाई बैंक अकाउंट में भी इतना पैसा है, और मेरे पास अभी कैश में मेरे पास इतना घर में पड़ा हुआ है। तो ऐसे भी कर सकते हो आप भाई। ये भी जो सबसे सही जो है तरीका यही है। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि नहीं, 100% मेरा जो प्लानिंग है, जो मेरे जो
बिजनेस आइडियाज़ हैं वो परफेक्ट है, वो कभी भी नाकामयाब नहीं हो सकते हैं, तो आप ले सकते हो रिस्क, ठीक है। अब मतलब एक हमें करना नहीं है, बस हम ये पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके की बातें। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको करना होगा, वो देख रहे हैं मेरी वीडियो, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके अलावा यहाँ पे एक और भी बातें ली गई है कि भाई प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, इसमें बेसिकली आपका पॉलिसीज़ के बारे में बताएगा जो गवर्नमेंट चला रही है। जो भी आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो तो गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है, यानी कि कोई भी नया उद्यमी जब शुरुआत करता है, कोशिश करता है कि यार मैं कुछ स्टार्ट करूँ, कुछ नया जो है करूँ, ठीक है, सर्विस दूँ या प्रोडक्ट बनाऊँ, तो उसके लिए गवर्नमेंट भी हमारी जो है हेल्प करती है। युवाओं की शायद करती है या नहीं करती मुझे नहीं पता है, पर यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा। उसमें क्या होता है पॉलिसीज़ में कि जब भी आप कोई नया काम शुरू करने वाले हो, आप बैंक के पास जाओ, उनसे पूछो। अभी तो ज़रूरत भी नहीं है बैंक में जाने की, आप घर में बैठे बैठे इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो कि भाई अभी कौन कौन सी जो नई पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट की उद्यमी के लिए चल रही है या फिर आने वाली है। तो जो आने वाली है उनके लिए आप वेट कर सकते हो, जो अभी चल रही है उनके ऊपर आप अप्लाई करके देख सकते हो कि भाई ये हमें हेल्प करेंगे क्या। क्या मतलब कि बेसिकली मेन चीज़ क्या है कि पैसा, है ना, आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो पैसा गवर्नमेंट आपको दे सकती है कम ब्याज दर पे। अगर आपका लॉस हो गया तब शायद माफ़ भी कर दे, राइट, तो ये भी हो सकता है, आप ट्राई कर सकते हो एक बार, ठीक है। ये ये अलग अलग राशियाँ दी गई है यहाँ पे, नई नई, जब आप स्टार्ट करते हो तो ये आपका होता है शिशु, ठीक है, बच्चा, यानी कि अभी आपने सोचा है और आपने शुरुआत की है, चाय के ठेले की शुरुआत की है, रेडी लगाना शुरुआत की है, तो आपको इतना पैसा मिल जाएगा, ठीक है। और अभी थोड़ा सा जो है ये इतने पे आ गया है, शिशु मतलब अभी हो गया माइक्रो, ठीक है, ये माइक्रो होता है, इसको माइक्रो कहते हैं, इसको कहते हैं मीडियम, ठीक है, इसको कहते हैं स्मॉल। स्मॉल, देखो, मीडियम को 50,000 रुपये ही मिलेंगे और 50 से 5 लाख रुपए तक का, ठीक है, कर्जा दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा। और जो तरुण है यानी कि जो थोड़े से स्मॉल टाइप में आ गए हैं, उनको 5 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फ़ायदा ये होता है अगर आपका काम डूब भी गया ना, तब भी टेंशन की जरूरत नहीं है। अगर लॉस हो गया है तो गवर्नमेंट आपका पैसा माफ़ कर सकती है, कर देगी, ठीक है, इसमें यही फ़ायदा होता है। और कम ब्याज दर देना पड़ता है, अगर आपका सक्सेसफुल हो भी गया है तो आपको कम ब्याज दर में अच्छा लाभ मिल जाएगा। तो अच्छी लगी होगी वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो प्यारा सा थैंक यू सो मच वाला, या कुछ और आपका अगर कुछ और मन कर रहा है करने का, अगर अच्छी लगी है तो। अगर नहीं लगी है तो आप वो भी बता सकते हो कि नहीं लगी भाई और अच्छा बना, कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी तो वो पसंद नहीं आई थी लोगों को, इसलिए मैंने ये दोबारा बना दी है, ठीक है। मतलब कि पूरा एक चैप्टर बना दिया है 11th, आज ये वाला हो गया है, उससे बाद वाला जो चैप्टर्स हैं वो भी आपको साथ मिल जाए, तक आप देख रहे होंगे। इससे पहले के सारे कंप्लीट है, क्वेश्चन आंसर भी करवा रखे हैं मैंने, वो आप जाके देख सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।